नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। मोदी, शाह और योगी और फिर फडणवीस के शपथ ग्रहण में वो हुआ जो बरनौल की बिक्री बढ़ा देगा। 6 महीने बाद मोदी की वो तस्वीर आई जो कईयों को रुला देगी। फडणवीस हिट, शिंदे सेट। शपथ ग्रहण में दिखी मोदी पावर की ऐसी तस्वीरें जो राहुल गांधी की नींद उड़ाएंगी। कांग्रेस राहुल पर अटकी, मोदी ने वो मेगा प्लान बनाया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उस प्लान के बारे में आपको बताऊंगा। योगी, हेमंता, फडणवीस, मोदी की सीक्रेट स्क्रिप्ट के वो प्लेयर जो सबसे बड़ा राज आज खोलेंगे, वो दिखाऊंगा। फिर बात होगी वो विदेशी फाइल जो पूछ रही कि मोदी को हराने के लिए राहुल विदेशी ताकतों से हाथ मिला चुके हैं क्या। बीजेपी को राहुल सोरोस के कनेक्शन के क्या सबूत मिल गए कि पूरी फौज उतारकर चौतरफा हमला हुआ। साथ ही संभल पर योगी फायर मोड में आ गए हैं। पत्थरबाजों के लिए आंसू बहाते अखिलेश राहुल भी देखकर शॉक्ड रह जाएंगे जो आज योगी ने कह दिया है। बुलडोजर भी चलेगा, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी होगा। सीएम योगी बिल्कुल रहम के मूड में नहीं है बॉस। और 45 दिन 50 करोड़ भक्त, महाकुंभ के लिए मोदी योगी की प्लानिंग देखकर आप हैरान रह जाएंगे। रोबोट रक्षक से लेकर गजब की टेंट सिटी, महाकुंभ में सनातनियों के स्वागत की जबर तैयारी की तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने आज एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया गया। प्रोबा 3 में 2 सैटेलाइट शामिल हैं जो एक साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी और स्पेस वेदर पर रिसर्च करेंगी। एक दिन पहले तकनीकी खराबी के चलते इस मिशन को टालना पड़ा था। दिल्ली में चोरों की नजर अब मेट्रो ट्रेन पर भी पहुंच गई है। शातिर चोरों ने मोती नगर से कीर्ति नगर स्टेशन के बीच लगे केबल पर ही हाथ साफ कर दिया, जिसकी वजह से आज पूरे दिन मेट्रो की रफ्तार धीमी रही। वहीं दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में अमित शाह जी फेल हैं। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केजरीवाल को दे दी जाए तो 1 महीने में दिल्ली के लिए मॉडल बना देंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस ने लश्कर के 2 आतंकियों की संपत्ति को कुर्क कर लिया। बताया जा रहा कि ये दोनों आतंकी प्रवासी श्रमिकों की हत्या में शामिल थे। इसके अलावा पुलिस ने कुलगाम से आतंकियों के 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 AK-47 राइफल समेत हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। गुजरात पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में धोखाधड़ी करने वाले फर्जी ईडी अधिकारियों के गिरोह का भंडाफोड़ किया। कच्छ के गांधीधाम से पुलिस ने एक महिला समेत 12 लोगों को अरेस्ट किया। फर्जी ईडी अधिकारियों की टीम ने राधिका ज्वेलर्स के मालिक के घर पर छापा मारा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 गाड़ियां और 45 लाख रुपए का सामान जब्त किया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मोदी, शाह, योगी एक साथ और फिर फडणवीस के शपथ ग्रहण में वो हुआ जो बरनौल की बिक्री बढ़ा देगा। 6 महीने बाद मोदी की वो तस्वीर आई जो कईयों को रुला देगी। फडणवीस हिट, शिंदे सेट। शपथ ग्रहण में दिखी मोदी पावर की ऐसी तस्वीरें जो राहुल गांधी को आज शायद ही सोने दे। कांग्रेस राहुल पर अटकी, मोदी ने वो मेगा प्लान बनाया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज उसके बारे में दिखाऊंगा। सबसे पहले इसका चैप्टर। एग्जैक्टली 6 महीने बॉस। ठीक 6 महीने में नरेंद्र मोदी ने कैसे देश की पॉलिटिक्स में हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, पूरा माहौल बदल दिया। आज उसकी ऐसी पावरफुल तस्वीरें आई हैं कि नरेंद्र मोदी से हल्का सा भी जो कनेक्ट रखने वाला व्यक्ति होगा ना, वो इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो जाएगा। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। मोदी पावर की ऐसी तस्वीरें जो विपक्ष को सोने नहीं देंगी, जो बरनौल की बिक्री बढ़ा देंगी। लेकिन सबसे पहले 2 तस्वीरें देखिए बॉस। 4 जून को जब नतीजे आए थे लोकसभा के, तो नरेंद्र मोदी ने उस दिन शाम को जब मंच पर पहुंचे थे तो उनके चेहरे की उदासी ने देशभक्तों को उदास कर दिया था। कई लोग मिलते थे तो कहते थे कि यार गजब ही कर दिया पब्लिक ने, नरेंद्र मोदी की सीटें घट कैसे सकती हैं, लोग घरों से निकले क्यों नहीं। लोगों से मोदी का वो भावुक चेहरा देखा नहीं जा रहा था, ये वाला 4 जून वाला। लेकिन हमने तब भी आपसे कहा था कि मोदी वो नेता हैं जो कमबैक में नहीं, तूफानी कमबैक में विश्वास करते हैं। और आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में एक मंच सजा था जहां मोदी थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी का चेहरा चमक रहा था, दमक रहा था, चेहरे पर गजब की स्माइल थी।
संतुष्टि का भाव था। आज का क्लियर मैसेज था कि मोदी इज बैक एंड मोदी इज बैक विद अ बैंग। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र, आप ये दोनों तस्वीरें देखिए बॉस। नरेंद्र मोदी से कनेक्ट रखने वाला आदमी इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो जाएगा कि 4 जून को नरेंद्र मोदी का चेहरा कैसे उतरा हुआ था और कैसे 6 महीने में उन्होंने पूरी कहानी पलट दी और आज चेहरा चमक रहा था। आज से 6 महीने पहले कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी महाराष्ट्र में इतिहास रच देगी। लेकिन यह नरेंद्र मोदी का जलवा है बॉस। जब जब उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी उन्हें खत्म बताने लगते हैं, मोदी का और विराट प्रदर्शन वहीं से शुरू होता है और उनकी टीम में जो प्लेयर्स हैं वो भी कुछ कम नहीं। आज देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण से ऐसी पावरफुल तस्वीरें आई हैं कि इंडी गठबंधन और उनके इकोसिस्टम को बर्नॉल खरीदना पड़ जाएगा। आग लगेगी उनमें। और आज की कहानी सिर्फ मोदी की ही नहीं बल्कि फडणवीस के कमबैक की भी है। जिस नेता को 5 साल पहले सिर्फ 80 घंटे के लिए सीएम की कुर्सी मिली थी, फिर उसे सीएम से डिप्टी सीएम बनना पड़ा, आज उसने सीएम के तौर पर फिर वापसी की। उन्होंने 5 साल पहले कहा कि समंदर हूं, लौट कर आऊंगा, तो समंदर आज लौट कर आया और नरेंद्र देवेंद्र के इस समंदर में डूब गए इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज। देवेंद्र फडणवीस के तौर पर एक मजबूत नेता नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में खड़ा कर दिया, जो आज की डेट में बड़े बड़ों पर भारी है। नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच सोच का फर्क ही यही है कि कांग्रेस गांधी परिवार से आगे बढ़ नहीं पाई, वहीं नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी भनक भी कांग्रेस को नहीं है। आज इसी मंच पर मोदी का वो मेगा प्लान भी सामने आ गया जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। मोदी की भारत के लिए वो प्लानिंग जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि बहुत गजब की सोच रखते हैं मोदी। तो उस प्लान में योगी भी हैं, हिमंता भी हैं, फडणवीस भी हैं और कुछ लोग और भी हैं। आज पाठशाला में मोदी के अनसुने मेगा प्लान के बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार मुंबई में बीजेपी का वो शक्ति प्रदर्शन देख लीजिए जिसे देखकर आज राहुल गांधी शायद ही सो पाए। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की आज मुंबई में सिर्फ सीएम का शपथ ग्रहण नहीं था बॉस, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत को दिखाने वाली तस्वीर है। मोदी है तो मुमकिन है इसको साबित करने वाली तस्वीर है। पूरे देश से एनडीए के नेता, एनडीए के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे। यह पूरी नरेंद्र मोदी की जबरदस्त टीम थी जिसने देश की राजनीति में धूम मचा रखी है। इस टीम को एक साथ एक मंच पर देखकर इंडी गठबंधन के नेताओं की नींद उड़ जाएगी रात में, क्योंकि जिनके पास ऐसी टीम हो, जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा लीडर हो, उससे सिर्फ हवाबाजी करके टक्कर नहीं ली जा सकती जो इंडिया अलायंस कर रहा है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने कितनी हवाबाजी की थी, लेकिन जैसे हरियाणा में हारे उससे बुरी हार तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी को जितनी सीटें आई वो अपने आप में ऐतिहासिक है। महाराष्ट्र में ऐसी जीत बीजेपी को कभी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार जनता ने नरेंद्र मोदी का जो साथ दिया, नरेंद्र मोदी पर जो भरोसा दिखाया, वो अपने आप में कमाल है। इसलिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह के मंच से जाने लगे तो जनता के सामने सिर झुकाया, जनता को नमन किया। और यह इकलौता ऐसा शपथ ग्रहण होगा बॉस जो एक पूरे इकोसिस्टम की झूठी हवाबाजी का चुन चुनकर जवाब दे रहा था। भाई माहौल यह बनाया गया था कि मोदी कमजोर पड़ गए, अमित शाह का कमाल खत्म हो चुका है और मोदी शाह के बीच भी मामला ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने तो यह भी माहौल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बॉस, पॉलिटिक्स में मोदी शाह की जोड़ी का तोड़ फिलहाल तो दूर दूर तक दिख नहीं रहा। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और अमित शाह की स्ट्रैटेजी दोनों कमाल का कॉम्बिनेशन है और यही विपक्ष मात खा जाता है, क्योंकि उनके पास ना तो नेता है ना स्ट्रैटेजी। हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र की जीत कितनी बड़ी है बीजेपी के लिए, यह आज अमित शाह का चेहरा देखकर पता चल रहा था। अमित शाह एकदम रिलैक्स्ड मूड में थे। भाई आप तस्वीरें देखिए, मंच पर घूम घूम कर सबसे मिल रहे थे। हाँ भाई तुम्हारा क्या हाल है, हाँ बोलो, हाँ क्या, चेहरे पे मुस्कान, जैसे 1-2 पेपर गड़बड़ाने के बाद किसी ने बड़ा इम्तिहान क्लियर कर लिया हो, उस टाइप की फीलिंग अमित शाह के चेहरे पर दिख रही। अमित शाह इतना खिलखिलाते अमूमन नहीं दिखते हैं, थोड़ा टेंस रहते हैं, सीरियस रहते हैं, लेकिन आज देखिए
घूम घूम के मंच पे सबसे मिल रहे थे, नीतीश कुमार से मिले, अपने नेताओं से मिले, सबसे मिल लिए, योगी जी से मिल लिए। ये देखिए अमित शाह की आज की एक और तस्वीर बहुत गजब की है। अमित शाह जब मंच पर आए तो सामने सीएम योगी भी दिख गए। कितनी बातें फैलाई जाती हैं कि अमित शाह और योगी के बीच बन नहीं रही, इसलिए आज जब अमित शाह योगी से मिले तो सबकी नजर अटक गई वहीं पर। अमित शाह योगी से मिले, हाथ मिलाया, रुक के थोड़ी देर बातचीत भी की। इकोसिस्टम को यह तस्वीर बहुत गहरा जख्म देगी, क्योंकि अमित शाह और योगी के बीच टकराव की बातें इकोसिस्टम खूब फैला रहा था कि बॉस योगी तो हटने वाले हैं, उनकी कुर्सी जाने वाली है वगैरह वगैरह। आप ये तस्वीर देखिए, अमित शाह का चेहरा देखिए, योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखिए, दोनों का चेहरा खिलखिला रहा है, चमक रहा है। मैंने कहा ना, उस मंच पर आज शपथ ग्रहण खाली नहीं हो रहा था, मोदी पावर की तस्वीरें थी। इंडी गठबंधन और उनके इकोसिस्टम के जले पर नमक छिड़का शिंदे के शपथ ग्रहण में आ जाने ने। पहले ये लोग सोच रहे थे कि शिंदे कोई खेला कर देंगे, क्योंकि शिंदे ने लास्ट तक नहीं बताया था कि डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं, शपथ लेने आएंगे या नहीं। लेकिन लास्ट में शिंदे भी शपथ ग्रहण में पहुंच गए। और तो और देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ शिंदे मंच पर आए। सिर्फ मंच पर ही नहीं आए, बल्कि डिप्टी सीएम के पद की शपथ भी ली। शिंदे को थोड़ा लग तो रहा होगा कि वो पहले सीएम थे, अब डिप्टी सीएम हो गए, लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि फडणवीस भी सीएम थे, फिर डिप्टी सीएम बने ना थे। इसलिए यह सब सियासत में चलता है, जिनके हिसाब से नेताओं की जिम्मेदारी तय होती है। अच्छी बात यह रही कि शिंदे को यह बात आखिर में समझ आ गई। एकनाथ शिंदे ने आज शपथ लेने से पहले कुछ ऐसा भी किया जो किसी ने सोचा नहीं होगा। लोग सोच रहे थे कि मुंह फुला के आएंगे, एक तो हंसते हुए आए, नरेंद्र मोदी के सामने झुके, प्रणाम हुआ। उसके बाद राज्यपाल ने जब शपथ दिलाने की शुरुआत की तो एकनाथ शिंदे ने शपथ लेने से पहले पीएम मोदी अमित शाह का आभार जताया। भाई यूजुअली ऐसा थोड़ी होता है, लोग जाते हैं मैं फलाना अपना नाम ऐसा लेके शपथ लेना शुरू करते हैं। एकनाथ शिंदे ने पहले मोदी शाह का आशीर्वाद लिया, उनका आभार जताया, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद किया, अपने गुरु बाला साहब ठाकरे, आनंद दीघे को श्रद्धांजलि भी दी। सुनिए एक बार। संभाजी शिंदे, संभाजी शिंदे। इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मराठी में धन्यवाद किया, अपने गुरु को याद किया, तब जाके शपथ ग्रहण शुरू किया। यानी जो लोग कह रहे थे कि अरे पता नहीं अब शिंदे क्या करेंगे, सरकार कैसे चलेगी वगैरह वगैरह, अरे भैया वो तो शपथ लेने के पहले मोदी शाह का धन्यवाद कर रहे हैं। शिंदे के साथ अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजीत पवार इस मामले में लकी हैं कि वो टाइम पर इंडी गठबंधन से निकल आए। इसके लिए उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से बहुत उलझना भी पड़ा। लोकसभा चुनाव में बड़ी मायूसी भी मिली, लेकिन अजीत पवार ने भी कमबैक किया और शरद पवार को एकदम से ऐसा साइड लगाया जहां से अब शरद पवार की राजनीति का दी एंड ही दिखता है। वैसे अजीत पवार ने आज एक रिकॉर्ड भी बना दिया, वो छठी बार डिप्टी सीएम बन गए। अजीत पवार ऐसे नेता हैं जो 2019 में फडणवीस की 80 घंटे की सरकार में डिप्टी सीएम बने, फिर उद्धव ठाकरे की सरकार में डिप्टी सीएम बने, फिर शिंदे की सरकार आई तो उसमें डिप्टी सीएम बने, अब फडणवीस फिर से सीएम बन गए हैं तो फिर अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। उनका डिप्टी सीएम का चेयर बुक रहता है। राजनीति में ऐसे भाग्यशाली नेता कम ही होते हैं जिनके साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी चिपकी रहती है। मुंबई में आज तो गजब का माहौल है। आजाद मैदान में शपथ ग्रहण चल रहा था, लोग खचाखच भरे हुए थे, बड़े बड़े स्टार्स पहुंचे थे भाई। अब आप देखिए स्टार पावर, मोदी की पावर तो आपने देखी, अब देखिए शाहरुख खान पहुंचे वहां पर शपथ ग्रहण के दौरान। एक एक तस्वीर देखते जाइए। ये शाहरुख खान शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे थे, उसकी तस्वीर। सिर्फ शाहरुख खान नहीं पहुंचे थे, सलमान खान भी पहुंचे हुए थे, जिनकी जान को खतरा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिल रही है वगैरह वगैरह की बातें चल रही हैं। लेकिन शपथ ग्रहण में सलमान खान भी पहुंचे। सचिन तेंदुलकर वहां पर आए हुए थे भाई। ये देखिए सचिन तेंदुलकर जो है वो अपने परिवार के साथ वहां पे पहुंचे थे, वो और उनकी पत्नी अंजलि जो है वो वहां पर नजर आई। पूरी स्टार पावर भी नजर आ रही थी। संजय दत्त भाई, संजय दत्त भी पहुंचे थे, एक बार जरा उनकी तस्वीर भी दिखाई। इसके अलावा वहां रणबीर कपूर भी आए थे, जरा उसकी तस्वीर दिखाइए। मतलब बड़े बड़े फिल्मी सितारे, रणवीर सिंह भी वहां पर आए हुए थे। तो जितनों के आप नाम लीजिए बड़े बड़े स्टार, माधुरी दीक्षित वहां पर आई हुई थी। ये देखिए रणबीर कपूर आए हुए हैं, रणवीर सिंह आए हुए हैं। माधुरी दीक्षित की तस्वीर दिखाइए, वो भी पहुंची हुई थी। अंबानी परिवार वहां पर आया हुआ था भाई।
जो राहुल गांधी अडानी अंबानी करते नहीं थकते। आजकल हालांकि उन्होंने अंबानी को छोड़ रखा है, लेकिन अंबानी परिवार वहां पहुंचा हुआ था। आज की इन पावरफुल तस्वीरों के बाद अब आपको नरेंद्र मोदी के उस मेगा प्लान के बारे में भी बताता हूं, जिसकी बात हमने पाठशाला की शुरुआत में की थी। भाई आपने ये तो देख लिया कि शपथ ग्रहण पावरफुल रहा, नरेंद्र मोदी की पावरफुल तस्वीर आ गई, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। आज शपथ ग्रहण के मंच से नरेंद्र मोदी का वो मेगा प्लान भी दिख गया, जिसके बारे में किसी को भनक नहीं, जिसके बारे में सुनकर आप भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी तो गजबी आदमी है बॉस, इतनी दूर की कौन सोच सकता है। और इस सोच की झलक आपको देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण वाले मंच पर ही दिख जाएगी। लेकिन चूंकि उस तरह से आदमी सोचता नहीं है तो ध्यान नहीं जाता है। कांग्रेस की हालत यह है कि उनके पास गांधी परिवार के आगे की सोच ही नहीं। हार पर हार के बाद उनके पास राहुल गांधी का कोई विकल्प ही नहीं है। और यहां नरेंद्र मोदी पर मोदी तैयार करने की फैक्ट्री खोले बैठे हैं एक तरह से। आप इसको समझ पाएंगे इस बात से कि शिंदे के तमाम पैतरों के बाद नरेंद्र मोदी ने फडणवीस का नाम नहीं चेंज किया सीएम पद के लिए, और इस बात के बड़े मायने हैं। आपको याद होगा कि 2014 में देवेंद्र फडणवीस को पीएम मोदी ने तब महाराष्ट्र की कमान सौंपी थी, जब महाराष्ट्र से बाहर लोग देवेंद्र फडणवीस का नाम जानते भी नहीं थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने 2014 से 2019 तक 5 साल का न सिर्फ कार्यकाल पूरा किया, बल्कि काम करके नरेंद्र मोदी का ऐसा भरोसा जीता कि आज फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठे। यानी मोदी ने महाराष्ट्र में एक नया लीडर खड़ा कर दिया, जिसकी पहचान क्या है? डेवलपमेंट। जैसे नरेंद्र मोदी की होती थी गुजरात में डेवलपमेंट, वैसे पहचान फडणवीस बना रहे। और यह इकलौता उदाहरण नहीं है बॉस, मोदी एक पूरी मेगा प्लानिंग के तहत अपने नीचे लीडर्स की फौज खड़ी करते जा रहे हैं। अमूमन जो बढ़िया लीडर होता है वो वही करता है कि अपने नीचे लीडर की फौज खड़ी करता है, ताकि एक के बाद एक नेता खड़े होते जाए। ऑफिस में लोग नहीं करते, अपने ही नीचे लोगों को काटते जाते हैं कि कोई आगे बढ़ ना जाए मुझसे, मेरे से ऊपर ना चला जाए। नरेंद्र मोदी इनसिक्योर नेता नहीं है। मोदी का विजन क्लियर है कि देश को कहां ले जाना, और इसके लिए उन्हें पता है कि एक मोदी नहीं लगेगा भाई, कई और मोदी लगेंगे जो उनके बाद कमान संभालेंगे। और इसलिए मोदी ने बीते 10 साल में कैसे लीडरशिप खड़ी की है बिना किसी को भनक लगे, आप सुनिए। आप खुद देखिए, जहां कांग्रेस देश को एक नया नेता नहीं दे पाई, वहीं पीएम मोदी ने देश में नेताओं की कैसे फौज खड़ी शुरू कर दी थी 10 साल पहले से। भाई पहले योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया, तब योगी का नाम दूर दूर तक लिस्ट में नहीं था कि वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम योगी आज बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल है बॉस। जिस वक्त उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी तो लोगों ने कहा था कि किसको बना दिए, कौन योगी, कैसे चलाएंगे, कोई अनुभव नहीं है। यह नरेंद्र मोदी का विजन था कि बॉस योगी कर सकते हैं, और आज योगी मॉडल की चर्चा होती है। इसी तरह से असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस से लेकर आए। हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में थोड़े थे, कांग्रेस से लाए। वो हिमंता बिस्वा शर्मा जो खुद किस्सा सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने अपने कुत्ते वाला बिस्किट ऑफर कर दिया था। ये उनकी इज्जत थी कांग्रेस में, मोदी लेके आए कांग्रेस से, और आज की डेट में उन्हें धाकड़ सीएम की तरह पहचाना जाता है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। यह नरेंद्र मोदी की परख है कि कांग्रेस में भी कोई काबिल नेता दिखता है कि लाओ यहां लाओ। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को पहले मौका दिया, काम करके दिखाया, फिर मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह से हरियाणा में नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया, जिनको मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन देखिए सरकार रिपीट करवा दी, उनकी भी भूमिका रही। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया, जो काफी समय से संगठन में काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया, जो पहले शिवराज सरकार में मंत्री थे। कोई सोच नहीं सकता था कि शिवराज सिंह चौहान वहां से हटेंगे इतनी प्रचंड जीत के बाद। बना दिया मोहन यादव। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया, जो पीएम मोदी के विजन को लागू कर रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं अपने पीछे वो एक एक करके नेताओं की फौज खड़ी कर रहे हैं, जिनके अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ट्रेनिंग लेकर मोदी बनने या मोदी के 20 नहीं 19 18 पहुंचने की भी काबिलियत। भाई नरेंद्र मोदी भी जब गुजरात में तो सीख ही रहे थे ना, आज जाकर इतना काम करके मोदी बने। इन लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा, कौन बनेगा मोदी भाई? यही मोदी प्लान करके चल रहे हैं। खास बात यह है कि ये सभी नेता बहुत ज्यादा उम्र के नहीं है, यानी आने वाले समय में ये सभी नेता बीजेपी में बड़ा रोल निभा सकते हैं। नरेंद्र मोदी नए नेतृत्व को बढ़ाने, उन्हें मौका देने और नई लीडरशिप खड़ी करने में विश्वास करते हैं। आप सोचिए, बीजेपी में फौज खड़ी हो गई है, कांग्रेस को राहुल गांधी के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, इसमें आप एक एक की क्वालिटी देखिए। जैसे देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाना कोई छोटी घटना नहीं है। इससे पता चलता है कि बीजेपी अपने नेताओं को एक बार फेल होने से किनारे नहीं कर देती।
देवेंद्र फडणवीस 2014 में पहली बार महाराष्ट्र के सीएम बने, लेकिन 2019 में शिवसेना से बीजेपी का गठबंधन टूट गया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ मिलकर आनंद फानन में शपथ ले ली। हालांकि बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से 80 घंटे में सरकार गिर गई, फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ गया। इस घटना के बाद कहा जाने लगा कि देवेंद्र फडणवीस का करियर तो खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर पाई। इसके बाद तो यह मान लिया गया कि फडणवीस अब इससे उबर ही नहीं पाएंगे। लेकिन फडणवीस अलग ही मिट्टी के बने। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद फडणवीस ने जमीन पर उतरकर जमकर मेहनत की, जो भी कमजोरियां थी उसे दूर किया, महायुति के नेताओं को फिर एकजुट किया, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार मुलाकात करते रहे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते रहे। फडणवीस ने बेहद आक्रामक अंदाज में प्रचार किया, हिंदुत्व का मुद्दा जमकर उठाया। आपको याद होगा कितना अग्रेसिवली भाषण देते थे। फडणवीस ने वोट जिहाद, घुसपैठियों के मुद्दे पर विरोधियों पर जमकर हमले किए। नतीजे आए तो बीजेपी को 132 सीटें मिली, जो बीजेपी का आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। महायुति को महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 230 सीटों वाली जीत हासिल हुई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सिर्फ 47 सीट पर सिमट कर रह गई। महाविकास अघाड़ी के दलों के पास नेता विपक्ष के लायक भी सीट नहीं बची। नतीजों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने जीत का क्रेडिट खुद न लेते हुए कार्यकर्ताओं को दिया। यानी जिन देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में विपक्ष नकार रहा था, सुप्रिया सुले जैसी नेता तो यहां तक कह रही थी कि अकेला देवेंद्र क्या कर लेगा, उसी देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में विपक्ष का सफाया कर दिया। इस लिहाज से देखें तो देवेंद्र फडणवीस का फिर से सीएम बनना बहुत बड़ी बात है। और नरेंद्र मोदी को उनमें यह क्वालिटी दिखी कि यह आदमी कर सकता है कमबैक, इसको दो मौका। यह है नरेंद्र मोदी की खासियत। पीएम मोदी नेताओं पर न सिर्फ भरोसा करते हैं, बल्कि मुश्किल समय में उनके साथ खड़े होते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ भी पीएम मोदी ने यही किया। योगी आदित्यनाथ को 2017 में उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया गया, जबकि 2017 में बीजेपी के कई नेता सीएम बनने की तैयारी कर रहे थे। कुछ ने तो अचकन सिलवाली थी कि शपथ ग्रहण के दिन यह पहनूंगा। सभी को छोड़कर पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया था। कोई नहीं जानता था कि योगी क्या कर पाएंगे, सीएम रह पाएंगे नहीं। सांसद थे, सरकार चलाने का कोई अनुभव ही नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी को कुछ दिखा। योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के भरोसे पर खरा भी उतरते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 62 सीटों पर जीत मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने फिर से बहुमत हासिल किया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही रामपुर जैसी सीट बीजेपी ने सपा से छीन ली। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन थोड़ा गड़बड़ाया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर चर्चाएं होने लगी कि बीजेपी योगी को हटा देगी। लेकिन पीएम मोदी ने फिर भी सीएम योगी पर भरोसा जताया, पीठ थपथपा के योगी का हौसला बढ़ाया। यूपी उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने फिर से पीएम मोदी के भरोसे को सही साबित किया और 9 में से 7 सीटें जीत ली। यह होता है अपने नेता पर भरोसा करना, उन्हें आगे बढ़ाना और मुश्किल समय में साथ खड़े रहना। इसलिए मैंने कहा ना कि मोदी एक तरीके से चुपे चाप साइलेंट मोड में अपने नीचे जूनियर मोदीज खड़े करते जा रहे हैं। भाई आज योगी मॉडल की चर्चा होती है, मोदी के बाद योगी, ऐसा तक लोग कहने लग गए। ये कोई मामूली बात है? नरेंद्र मोदी विकल्प की लाइन लगा रहे हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये स्थिति पैदा कर रहा है। इंडिया अलायंस यही नहीं तय कर पा रहा कि किसको बनाए। आज यूपी में योगी आदित्यनाथ की टक्कर में कोई नेता नहीं दिखता बॉस। योगी आदित्यनाथ की तरह एक और नेता है जिन पर पीएम मोदी ने भरोसा किया। आज वो नेता बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं और उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। कांग्रेस से लेकर आए मोदी इनको बीजेपी 2015 में। तब कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी में हेमंता को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंता बिस्वा शर्मा पर भरोसा जताया। असम में 2001 से 2016 तक कांग्रेस की सरकार थी। 2016 में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को हराने में बड़ी भूमिका निभाई। 16 में तो सर्बानंद सोनोवाल को सीएम बनाया गया, जिसका हेमंता ने स्वागत किया। सीएम नहीं बनने के बाद भी हेमंता लगातार असम में काम करते रहे। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फिर से असम में बहुमत मिला। इस बार पीएम मोदी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाया और सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र में ले आए। और आज हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के स्टार नेताओं में से एक है। यानी जो हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस की नजर में ऐसे नेता थे जिन्हें कुत्ते को खिलाए जाने वाली बिस्किट परोस दी जाती थी, उस नेता की काबिलियत समझी नरेंद्र मोदी ने। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि नरेंद्र मोदी चुपचाप कुछ सोचकर प्लान करके चल रहे हैं।
ये मौके वो ऐसे ही नहीं दे रहे, उनके लिए भी बड़ा आसान है, पुराने साथियों को मौका दो, वही पुराने नेता चलते रहेंगे। भाई वो 2047 की अगर बात कर रहे हैं तो उनको पता है कि उनके बाद 3-4 प्लेयर होने चाहिए भाई। हेमंता बिस्व शर्मा भी पीएम मोदी के भरोसे पर खरा उतरते रहे, यानी योगी से लेकर हेमंता और देवेंद्र फडणवीस तक ये वो नेता हैं जो पीएम मोदी के वो प्लेयर हैं जो आने वाले समय में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा हरियाणा के सीएम नायब सैनी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी, जिन पर पीएम मोदी ने भरोसा किया, आगे बढ़ाया। आज उनके में किसी में लगता है थोड़ा 19 है, किसी में 20 है, लेकिन मौका नहीं दीजिएगा तो बॉस तो कैसे काम चलेगा। देश में परिवारवाद की राजनीति को यही लोग खत्म कर रहे हैं, जात पात से ऊपर उठकर राजनीति कर रहे हैं, और इसके लिए पीएम मोदी ने 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने का अभियान शुरू किया है। 1 लाख ऐसे युवा जिनका राजनीति से कोई संबंध भी ना हो, जिससे परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति खत्म हो सके। पीएम मोदी ने जो हम आज आपको उनका प्लान बता रहे हैं, इसका हिंट कैसे दिया था आप सुनिए, खुद उन्होंने कहा था। मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आप देख रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं एग्जैक्टली वही विजन है नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनके लिए कुर्सी ये नहीं है कि मैं कितने दिन कुर्सी पे रह जाऊं, कहां कहां घूमने चला जाऊं, क्या क्या मैं फायदा कर लूं, मेरे परिवार में कौन कौन बढ़ जाए, ये नहीं है। उनके लिए कुर्सी का मतलब है क्या कर दूं देश के लिए जो इतने साल में नहीं हो पाए। और चूंकि उनके कुछ एक लिस्ट है, मुझे तो लगता है वो एक लिस्ट बनाए बैठेंगे, ये सब करते जाना है, तो वो रिले रेस की तरह चलेगा। उनको पता है मुझे आगे किसी को देना है, अमित शाह को दें, अमित शाह योगी को दें, योगी हेमंता को दें, मतलब इस तरह से कुछ भी नाम हो, लेकिन इतने लोग खड़े होंगे तब तो बॉस। तो वो अपने रहते हुए उनको ट्रेन कर रहे हैं, सीखो, आगे बढ़ो, देश के लिए कुछ करो। पाठशाला में अगली क्लास, वो विदेशी फाइल जो पूछ रही मोदी को हराने के लिए राहुल विदेशी ताकतों से हाथ मिला चुके हैं क्या? बीजेपी को राहुल और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन के क्या सबूत मिल गए कि पूरी फौज उतारकर चौतरफा हमला कर दिया? अब इसका चैप्टर। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से राहुल गांधी अडानी अडानी कर रहे हैं, ये तो आपको दिख रहा है। बीजेपी अब तक चुपचाप सुन रही थी, लेकिन बीजेपी ने भी अब ऐसे धागे खोलने शुरू कर दिए कि कांग्रेस की चीखें निकल गई। आज बीजेपी ने राहुल गांधी की फाइल खोल दी। जैसे राहुल गांधी कोई भी विदेशी रिपोर्ट के आधार पर संसद में तूफान करते हैं, उठा देते हैं, वैसे ही आज बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ एक विदेशी फाइल खोल दी। बस फर्क इतना है कि बीजेपी ने इसके लिए संसद को ठप नहीं किया। राहुल गांधी से जुड़ी इस विदेशी फाइल से कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या नरेंद्र मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में राहुल गांधी देश का नुकसान करने से भी नहीं चूक रहे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस मुद्दे पर घेरना है? क्या इसके लिए कोई खास पर्चा राहुल गांधी को विदेश से मिलता है? क्या नरेंद्र मोदी को कैसे घेरना है, कब घेरना है, क्या इसकी पूरी टूल किट राहुल गांधी को विदेश से भेजी जाती है? क्या आखिर वो कौन है जो विदेश से बैठे बैठे नरेंद्र मोदी और भारत को बर्बाद करने के लिए नई नई रिपोर्ट तैयार करता है? आज बीजेपी ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। बीजेपी ने आज बिना हिचक के राहुल गांधी को सबसे बड़ा गद्दार तक कह दिया। एक बार सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कहा है, फिर राहुल गांधी की इस फाइल में क्या है जो आरोप बीजेपी लगा रही है वो भी दिखाऊंगा। ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, शायद आपको अजीब लगेगा मगर मैं सच कह रहा हूं। ये गांधी परिवार एक ऐसी परिवार है जो अगर अपने कुर्सी के लिए देश को भी बेचना पड़े और देश का भी बलिदान देना पड़े तो इससे वे गुरेज नहीं करेगी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए उसके पीछे बीजेपी अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के कनेक्शन की बात कह रही है।
इसलिए जैसे राहुल गांधी कई दिनों से मोदी अडानी एक हैं का नारा लगा रहे हैं, वैसे ही आज बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी एक है। एक बार सुनिए कैसे राहुल गांधी मोदी अडानी को घेर रहे हैं और बीजेपी राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस को घेर रही है। फिर आपको उस फाइल के बारे में बताता हूं और उसमें क्या लिखा है, क्या बातें हैं, ये बताता हूं। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। अब आपको उस रिपोर्ट के बारे में भी बताता हूं जिसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी को गद्दार तक कह रही। बीजेपी ने आज एक प्रतिष्ठित फ्रेंच न्यूज़पेपर मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट का जिक्र किया। मीडिया पोर्ट ने OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नाम की एक ग्लोबल मीडिया संस्था पर नया खुलासा किया है। OCCRP खुद को खोजी पत्रकारों का एक संगठन बताता है। अब आप सोच रहे होंगे कि OCCRP का राहुल गांधी से क्या कनेक्शन, उसके बारे में बताऊंगा। पहले देखिए कि बीजेपी ने आरोप क्या लगाया। फ्रेंच न्यूज़पेपर मीडिया पोर्ट ने OCCRP को लेकर 4 बड़े खुलासे किए। पहला खुलासा, मीडिया संस्था OCCRP कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है बॉस। दूसरा खुलासा, OCCRP का आधा बजट अमेरिकी सरकार फंड करती है और किसी भी रिपोर्ट में इसकी जानकारी नहीं दी जाती कि हम पैसा ले रहे हैं सरकार से। तीसरा खुलासा, अमेरिकी सरकार जिनको अपना विरोधी मानती है उनके खिलाफ OCCRP रिपोर्ट बनाती है। भैया जब पैसा लोगे तो रिपोर्ट यही तो बनानी पड़ेगी। चौथा खुलासा, OCCRP में नियुक्ति पर अमेरिकी सरकार का वीटो होता है, यानी जिन्हें अमेरिकी सरकार चाहती है उसे ही इस संस्था में टॉप पोजीशन मिलती है। यानी इस खुलासे का निचोड़ यह है कि OCCRP अमेरिका में डीप स्टेट के इशारे पर काम करती है और जिसे डीप स्टेट चाहता है उसे टारगेट करती है। यानी सरकार का हथियार है, सरकार का पैसा लेकर बिना यह बताए कि मैं सरकार के लिए काम कर रहा हूं। तो आप समझ गए OCCRP कैसे टारगेट करती है। और नाम क्या दिया गया, स्वतंत्र पत्रकारों का समूह। अब आप OCCRP और राहुल गांधी का कनेक्शन समझिए। इससे आपको सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि बीजेपी कह क्या रही। बीजेपी ने आज कुछ उदाहरण देकर राहुल गांधी और OCCRP के कनेक्शन का आरोप लगाया। बीजेपी ने पहला उदाहरण दिया कि 1 जुलाई 2021 को OCCRP ने भारत की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन पर एक रिपोर्ट जारी की। दावा किया कि ब्राजील ने भारत की कोवैक्सीन लेने से इनकार कर दिया है। इस रिपोर्ट के जरिए दुनिया भर में भारत की वैक्सीन के खिलाफ माहौल बनाया गया। 1 जुलाई को रिपोर्ट आई। 2 जुलाई को कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के आधार पर भारत की वैक्सीन की क्वालिटी पर सवाल उठा दिए और मोदी सरकार को भी घेरा। जबकि यह बात जून में ही क्लियर हो चुकी थी कि ब्राजील भारत की वैक्सीन नहीं ले रहा। लेकिन जैसे ही OCCRP ने रिपोर्ट जारी की, वैसे ही भारत में कांग्रेस ने हंगामा मचाया। तो बीजेपी पूछ रही है कि जब जून में क्लियर हुआ तब क्यों नहीं हंगामा मचाए। OCCRP की रिपोर्ट आई 1 जुलाई, 2 जुलाई को कांग्रेस का हंगामा। यह संयोग है क्या। दूसरा उदाहरण बीजेपी दे रही है कि 18 जुलाई 2021 को OCCRP ने पेगासस को लेकर रिपोर्ट जारी की, जिसमें आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार बड़े बड़े नेताओं पत्रकारों की जासूसी करवा रही है। 18 जुलाई को OCCRP की रिपोर्ट आई। 19 जुलाई को कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रियंका वाड्रा ने इस रिपोर्ट के हवाले से मोदी सरकार को घेरा और इस मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद ही नहीं चलने दी। जबकि साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट की जांच में पेगासस से जुड़े आरोपों के कोई सबूत तक नहीं मिले। इसलिए बीजेपी पूछ रही है कि क्या यह संयोग है। तीसरा उदाहरण, पिछले साल जनवरी में OCCRP फंडेड हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी के खिलाफ रिपोर्ट जारी की। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के आधार पर पीएम मोदी को घेर लिया, संसद नहीं चलने दी। यानी फिर OCCRP की रिपोर्ट पर हंगामा। यह तो सिर्फ 3 उदाहरण है कि कैसे जब जब OCCRP ने मोदी विरोधी कोई रिपोर्ट जारी की तो कांग्रेस ने बिना उसकी सच्चाई जाने मोदी सरकार को घेर लिया। अब बीजेपी पूछ रही है कि क्या यह टूल किट था जो यहां आता है, राहुल गांधी और कांग्रेस को मिलता है और फिर वो हंगामा करते हैं क्या। OCCRP की रिपोर्ट को लेकर संसद नहीं चलने देते हैं क्या। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के OCCRP का कनेक्शन
बीजेपी क्या बता रही है आपको समझ में आ गया? और इस कनेक्शन को और अच्छे से समझना है तो आपको एक और उदाहरण बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ओसीसी आरपी के प्रति राहुल गांधी और कांग्रेस का यह झुकाव एक तरफा नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि जब गांधी परिवार मुश्किल में फंसा तो ओसीसी आरपी भी उनकी मदद के लिए आगे आया। बीजेपी कह रही है कि बात जुलाई 2022 की है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड के केस में धांधली के आरोप लगे थे। उसी वक्त ओसीसी आरपी ने एक आर्टिकल छापा था जिसकी ग्राफ्ट एक्यूजेशन अगेंस्ट इंडियन ऑपोजिशन लीडर स्पार्क्स प्रोटेस्ट नेशन वाइड, यानी विपक्ष के नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप से देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन, यह हेडलाइन थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस आर्टिकल के जरिए ओसीसी आरपी ने गांधी परिवार के समर्थन में माहौल बनाया था कि भाई देश में गुस्सा है जो विपक्ष के नेता के साथ हो रहा है। अच्छा, यह बात सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है, इस बात के सबूत हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के ओसीसी आरपी के लोगों से अलग अलग मौकों पर उनके मिलने की तस्वीरें, वो ओसीसी आरपी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसी साल जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे तो वहां वो ओसीसी आरपी के लिए काम करने वाले बांग्लादेशी पत्रकार मुशफिकुर फजल अंसारी से मिले थे। यह तस्वीर उनके साथ की है। यह तस्वीरें भी देखिए, इससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेशी पत्रकार अंसारी राहुल गांधी के कितने करीबी है और यह वो व्यक्ति है जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता है। इसलिए बीजेपी आरोप लगा रही कि विदेश जाकर राहुल गांधी ऐसे एंटी इंडिया एलिमेंट से मिलते हैं और देश को बदनाम करते हैं। अब तक इस कहानी में दो किरदार हैं, एक ओसीसी आरपी जो एक ग्लोबल मीडिया संस्था है या खुद को बताता है कि हम ऐसा हैं, और एक किरदार है राहुल गांधी और कांग्रेस। अब इस कहानी में मोदी विरोधी अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस की भी एंट्री हो जाती है। दरअसल ओसीसी आरपी को जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी पैसा देती है और जॉर्ज सोरोस पर आरोप है कि वो नरेंद्र मोदी को बर्बाद करने के लिए करोड़ों रुपए तो ऐसे पानी की तरह बहा देता है। दूसरी बात, जॉर्ज सोरोस के करीबी और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सलील शेट्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। बीजेपी कह रही है कि क्रोनोलॉजी समझिए बॉस, ओसीसी आरपी के पीछे अमेरिका का डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस है और ओसीसी आरपी की रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी और कांग्रेस भारत में नरेंद्र मोदी को घेरते हैं, बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, संसद नहीं चलने देते। बीजेपी पूछ रही कि रिश्ता क्या कहलाता है। बीजेपी इसे ही सबसे खतरनाक त्रिकोण बताकर राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। एक बार सुनिए संबित पात्रा। We are going to talk about this dangerous triangle which is trying to destabilize India. और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक और एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मुझे आज LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। राहुल गांधी, डीप स्टेट, ओसीसी आरपी और सोरोस को लेकर जो भी बातें आज सामने आ रही हैं उसके बारे में कुछ चीजें हम आपको पाठशाला में पहले भी बता चुके हैं। जब गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका की कोर्ट का केस सामने आया था तब भी हमने आपको बताया था कि एक खास पैटर्न दिखता है कि जब भी भारत में संसद सत्र शुरू होने वाला होता है उससे पहले विदेश से कोई कथित एंटी मोदी या एंटी इंडिया रिपोर्ट आ जाती है या किसी पुराने घटना का वीडियो अचानक से जारी हो जाता है, कोई बड़ा बवाल बखेड़ा खड़ा हो जाता है। और हमने पाठशाला में आपको पूरी टाइमलाइन बताई थी। आज ओसीसी आरपी और राहुल गांधी के नेक्सस का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी ने भी इस टाइमलाइन का जिक्र किया। सुनिए सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज संसद में क्या कहा। मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और
और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, मैं विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं, रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बीजेपी के राहुल गांधी पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद, कुछ सबूत सामने रखने के बाद, एक खास पैटर्न है, यह दिखाने के बाद कांग्रेस ज्यादा लोड नहीं ले रही। कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ इन सनसनीखेज आरोपों को यह कहकर हवा में उड़ा दिया कि क्योंकि राहुल गांधी अडानी मोदी कर रहे हैं इसलिए उन पर अटैक हो रहा है। मतलब कोई फैक्चुअल वो नहीं, मोदी, ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि राहुल गांधी मोदी अडानी कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को। बीजेपी की कोई हैसियत ही नहीं है कि वो राहुल गांधी को कुछ भी कह सके। असलियत यह है कि राहुल गांधी ने मोदी और अडानी की बखिया उधेड़ कर रख दी है और इसी से नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बिलबिला गई है। अडानी के सारे नौकर राहुल गांधी को देशद्रोही बुला रहे हैं। अरे भाजपाइयों, राहुल गांधी के परिवार का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है, इस देश की आत्मा में शामिल है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक बात और कहनी है, ये देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश वाला जो जुमला और स्क्रिप्ट है ना, ये थोड़ी पुरानी हो गई है, कुछ ताजा नया लेकर आइए। कांग्रेस पार्टी का एरोगेंस ना ऐसे टपकता है। पहली लाइन ही यही है कि बीजेपी की तो हैसियत ही नहीं है कि वो राहुल गांधी जी से कुछ कह दे। मतलब बीजेपी को अगर आरोप दिखे तो राहुल गांधी जी से कहने के लिए सुप्रिया श्रीनेत बता दें कि किसको लाना चाहिए। मंगल ग्रह से किसी को लाएं, चांद वांद पर से किसी को लाना होगा, किसको लाना होगा, किसकी हैसियत है ये भी तो बताएं। हैसियत पे मामला चला जाता है और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर फैक्चुअल जवाब दीजिए ना भाई, ताकि आदमी चलाए और बोले कि बीजेपी गलत बोल रही। लेकिन नहीं, यहां तो हैसियत का मामला है। खैर, पाठशाला में बगली क्लास, संभल पर योगी फायर मोड में आ गए। पत्थरबाजों के लिए आंसू बहाते अखिलेश राहुल भी देखकर शॉक्ड रह जाएंगे। बुलडोजर भी चलेगा, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी होगा। सीएम योगी क्यों बिल्कुल रहम के मूड में नहीं है बॉस, अब इसका चैप्टर। कई दिनों से यूपी के संभल की खूब बात हो रही है। अखिलेश यादव राजनीति चमका रहे हैं, राहुल गांधी माहौल बना रहे हैं, प्रियंका वाड्रा भी साथ दे रही हैं। संसद से लेकर सड़क पर आंसू बहाए जा रहे हैं, पत्थरबाजों के लिए आंसू। इन्हें लग रहा था कि संभल पर ऐसा माहौल बना देंगे तो योगी प्रेशर में आ जाएंगे। लेकिन बॉस, योगी दूजे किस्म के नेता है, वो किसी प्रेशर में आने वालों में से नहीं है, बल्कि प्रेशर दे देते हैं। संभल के पत्थरबाजों से जो हमदर्दी दिखा रहे हैं वो तो योगी के ये तेवर देखकर आज शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि योगी ने तो ये कह दिया कि एक भी पत्थरबाज बचना नहीं चाहिए, सबके पोस्टर लगाओ चौराहे पे, सबसे ताबड़तोड़ तोड़ फोड़ की वसूली करो, निकालो इनसे पैसा। क्या सोच के तोड़ रहे थे? योगी ने यह भी क्लियर कट कह दिया कि यूपी में बाबर वाली सोच किसी कीमत पर नहीं चलेगी। संभल या राज्य में कहीं भी माहौल खराब करने की कोशिश हुई तो योगी स्टाइल से निपटा जाएगा। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर भी चलता रहेगा। यानी सीएम योगी बिल्कुल भी रहम के मूड में नहीं है। आज सीएम योगी रामायण मेले का उद्घाटन करने अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिंदू एकता के लिए खींची बटेंगे तो कटेंगे की लाइन को और लंबा कर दिया। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 500 साल पहले बाबर के शासनकाल में हुई घटना, पिछले दिनों संभल में हुए बवाल और बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन तीनों घटनाओं के जिम्मेदार लोगों का डीएनए एक जैसा है और उनसे सावधान रहना जरूरी है। पहले सीएम योगी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा संभल के पत्थरबाजों के डीएनए का जिक्र होने पर किस किस को दर्द होने लगा है। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं।
सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है, यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे। अब यह भी देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सीएम योगी का यह बयान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुभ गया। अखिलेश यादव ने कह दिया कि एक संत को डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। यही नहीं, अखिलेश यादव ने अपना और सीएम योगी का डीएनए चेक कराने की भी चुनौती दे दी। सुनिए अखिलेश यादव। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। भाई अखिलेश यादव ने तो बोल दिया, तो फिर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भला कैसे चुप रहते? ओवैसी ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट लिख दिया, लिखे कि बक रहा हूं जुनून में, क्या कुछ ना समझे खुदा करे। कोई आगे ओवैसी ने लिखा, पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात मान लिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। संभल की मस्जिद का केस भी 1877 से 1879 में खत्म हो चुका था, और अदालतों ने साफ कह दिया था कि संभल की जामा मस्जिद मस्जिद ही है और वहां कोई मंदिर नहीं, ना वहां पूजा होती। बाबा की दुकान में सच की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम सब चुपचाप उनकी बातों पर यकीन कर लें। इस बयान से यह तो साफ हो गया कि मस्जिदों को मंदिरों में तब्दील करने वाले ये केस भाजपा द्वारा प्रायोजित है। जब अदालत में केस चल रहा है तब किसी को अधिकार नहीं कि केस को वो बाहर से प्रभावित करे। विरोधी भले ही कुछ भी कहें, योगी का मैसेज एकदम क्लियर है कि अयोध्या टू संभल टू बांग्लादेश कट्टरपंथियों का एक कॉमन फैक्टर है, और यह कॉमन फैक्टर है गैर मुसलमानों को टारगेट करना, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट करना, उनके वजूद को खत्म कर देने का प्रयास करना। और योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर वो पार्टियां और नेता हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। इसलिए हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम में जुटे योगी आदित्यनाथ ने आज विरोधियों को साफ साफ संदेश दे दिया, जो राम का नहीं वो उनके किसी काम का नहीं। एक बार योगी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा संभल हिंसा को लेकर किस तरह सीएम योगी ने फायर मोड ऑन कर दिया। आज जिसके मन में भगवान राम के प्रति, मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, उनके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, और कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। संभल हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ फायर मोड में। सीएम योगी जल्द से जल्द संभल हिंसा के गुनहगारों का हिसाब करना चाहते हैं, इसलिए कल उन्होंने लखनऊ में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है उसे ठीक कराने का खर्चा उपद्रवियों से ही वसूला जाए। अधिकारियों से सीएम योगी ने दो टूक कह दिया कि चाहे संभल हो, अलीगढ़ हो, गौतम बुद्ध नगर हो या कोई दूसरा जिला हो, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। आगे सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया कि अराजकता फैलाने वालों की पहचान करके उनके पोस्टर लगाओ, उपद्रवियों की पहचान के लिए जनता की मदद लो, उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाओ। यानी योगी आदित्यनाथ ये देखकर कि अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी संभल आने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा अभी हल्का हाथ रखते हैं, बाद में करें, नहीं, वो कह रहे हैं किसी को छोड़ो मत, पत्थर चलाने वाले को कायदे से इलाज करो इनका। इधर लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, उधर संभल में पुलिस प्रशासन का कैलकुलेटर ऑन हो गया। संभल के एसपी ने हिसाब किताब लगाकर बता दिया कि संभल हिंसा के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई हिंसा में शामिल लोगों से करवाई जाएगी। सुनिए एक बार, फिर आपको बताऊंगा संभल हिंसा पर योगी के एक्शन पर विरोधी क्या बोल रहे हैं। 1 करोड़
रुपए से ज्यादा का नुकसान विभिन्न रूप से हुआ, जिसमें कई कारें जलाई गई है, ट्रांसफार्मर्स जलाए गए हैं, उसके साथ साथ कैमरे तोड़े गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज के भी कैमरे तोड़े गए हैं। तो इन सब की वसूली जो है वो बिल्कुल उन्हीं उपद्रवियों से की जानी है। उन सभी उपद्रवियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जिनके द्वारा ये तोड़ा गया है, कुछ लोग जेल गए हैं, वो लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। और जब एक बार पूरे मामले का चार्जशीट के आसपास जब रेडी हो जाएगा तब इसमें कार्रवाई। भाई यही बात तो हम लोग भी समझाते हैं कि कानून व्यवस्था हाथ में क्यों लेना, पत्थर क्यों चलाना। जो पत्थरबाजों का साथ दे रहा है, जो गोली चलाने वालों का साथ दे रहा है, वो आपका भविष्य अच्छा चाहता ही नहीं भाई। चाहे वो कोई नेता हो या पत्रकार हो, कोई आदमी हो सकता है जो कहे कि यार बहुत बढ़िया पत्थर चला है तू, अरे यार तुम पे संकट आ गया था इसलिए तुमने पत्थर चला दिया। कोई ऐसा बोलता है कि वो समझाता है कि यार नहीं, हमको अगर दिक्कत हुई तो हमको पुलिस के पास जाना था, हमको फिर कोर्ट जाना था। उस दिन सर्वे ही तो हो रहा था, मस्जिद तोड़ी तो नहीं जा रही थी, खत्म तो नहीं हो रही थी, आप फिर से कोर्ट चले जाते, कहते नहीं ये गलत हुआ है। लेकिन पत्थर जिसने थमाया उससे पूछो ना, तुम भरोगे 1 करोड़ रुपया? तुम मेरे बच्चों को छुड़ा के लाओगे जेल के अंदर जो बैठे हुए हैं? ये समझना होगा लोगों को खुद कि आपको इस्तेमाल होना है या कोई काम करना है देश में, अच्छा काम करके अपना पैसा कमाना, अपना घर चलाना है। योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई करने के निर्देश जारी किए। उपद्रवियों की धर पकड़ने के लिए पोस्टर लगाने की बात है, किसी सामान्य आदमी को तो नहीं करेंगे, सबका लगा दो। संभल के पत्थरबाजों के लिए आंसू बहाने की होड़ में जुटे नेताओं से रहा नहीं गया। जो समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही संभल हिंसा के लिए पुलिस और प्रशासन को दोषी ठहराने में जुटी है, उसके नेता रामगोपाल यादव ने कह दिया कि पहले संभल के डीएम और एसपी के पोस्टर लगाए जाए। सुनिए एक बार उनको, फिर आपको बताऊंगा सीएम योगी ने संभल हिंसा की साजिश का पर्दाफाश करने की ठानी क्यों है। कि संभल हिंसा में जो भी हैं उनके पहचान की करके पोस्टर लगाए जाएंगे और तो सबसे पहले डीएम और एसपी के पोस्टर लगाए। अब यह भी देखिए कि संभल हिंसा की साजिश का पर्दाफाश होना क्यों जरूरी है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद जांच टीम को लगातार हिंसा में इस्तेमाल हथियार मिल रहा है। जहां पहले मेड इन पाकिस्तान और मेड इन अमेरिका का कारतूस के खाली खोखे मिले, वहीं आज सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बार फिर 3 कारतूस बरामद हुए। ये कारतूस हिंसा वाली जगह से कुछ ही दूरी पर बने एक कब्रिस्तान से मिले। पुलिस ने 32 बोर के एक कारतूस का खोखा और 12 बोर के 2 कारतूस के खोखे बरामद किए। पुलिस को शक है कि इन गोलियों का इस्तेमाल हिंसा में शामिल लोगों ने किया होगा और पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं हिंसा की साजिश में शामिल लोगों ने प्लान के तहत पहले ही हथियार तो इकट्ठा नहीं किए थे। लेकिन योगी के विरोध में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पुलिस की जांच पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने पुलिस की जांच को संभल हिंसा के मामले में लीपापोती की कोशिश बता दिया। सुनिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, फिर बताता हूं संभल में कहां गरजा योगी का बुलडोजर। जब खुद ही सरकार कल्प्रेट है और जब खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रेट है, तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है, जिसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वो इसलिए की जा रही है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे रहे हैं और जिस तरह से चुनाव में धांधली हुई है, कहीं लोगों का आकर्षण, लोगों का ध्यान उस तरफ ना चले जाए, इसीलिए संभल वाली घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए, ये पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से संभल की घटना कराई गई है और ये सरकार उसमें आगे बढ़कर इन सब चीज़ों को कर रही है और जो जानकारी मिल रही है कि पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय हो रहा है। कल राहुल जी जा रहे थे, आदरणीय हमारी नेता प्रियंका जी जा रही थी, उसके पहले 2 तारीख को हम लोग भी जाने के प्रयास किए पर जाने नहीं दिया गया। और पूरी तरीके से सरकार जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, इन्होंने जानबूझकर इस तरीके से वहाँ पर रोका और पूरी अपनी जो घटना इन्होंने की है, जो पुलिस के द्वारा हत्याएं कराई गई हैं, उसको छिपाने का काम कर रहे हैं। यानी एक तरफ संभल हिंसा में शामिल लोगों पर शिकंजा कस रहा है, तो दूसरी तरफ संभल में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है। संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद जब माहौल पटरी पर लौटने लगा तो अवैध अतिक्रमण को ढहाने के लिए बुलडोजर एक्शन में आया। बुलडोजर चलाकर नगरपालिका की जमीन पर बनी करीब 1 दर्जन दुकानों को ढहा दिया गया। इससे पहले सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों पर भी बुलडोजर का एक्शन हुआ।
हमने आपको पाठशाला में पहले ही समझाया था। जो लोग कह रहे थे कि अरे अब तो कोर्ट का आदेश आ गया, अब योगी का बुलडोजर नहीं चल पाएगा, हमने आपको उसी दिन कहा था कि कोर्ट ने कहीं बुलडोजर चलाने से मना नहीं किया है, कायदे कानून फॉलो करने के लिए कहा है। जो योगी सरकार कोर्ट में खड़े होकर कह चुकी है कि वो तो हम फॉलो करते ही हैं। तो हमने कहा था बुलडोजर नहीं रुकेगा, और देखिए बुलडोजर नहीं रुका। अब ये देखिए कि संभल में बुलडोजर एक्शन 24 नवंबर को हिंसा से पहले शुरू हो चुका था। हिंसा होने के बाद कुछ दिनों के लिए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगी थी। प्रशासन के मुताबिक यह कार्रवाई नोटिस देकर पूरी तरह कानूनी तरीके से हो रही है, और यह कार्रवाई हिंसा वाली जगह से करीब 30 किलोमीटर दूर चंदौसी इलाके में हो रही। लेकिन योगी आदित्यनाथ को घेरने की फिराक में बैठे असदुद्दीन ओवैसी ने बिना कुछ सोचे इस एक्शन पर भी सवाल खड़े कर दिए और इसको संभल हिंसा से जोड़ दिया। ओवैसी ने सीएम योगी को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस याद दिलाते हुए ट्वीट किया कि संभल में जो बुलडोजर एक्शन हुआ वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक 15 दिन का नोटिस होना चाहिए। जिनका घर टूटने वाला है उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, और बुलडोजर को किसी मुजरिम को सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। योगी सरकार एक पूरे समाज को सजा दे रही, यानी संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी बिल्कुल भी रहम के मूड में नहीं है। जिसको जो भ्रम फैलाना है वो फैलाए। भाई ये एक्शन अलग चल रहा है, वहां एक्शन अलग हो रहा है। योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं पत्थर चलाओगे तो फूल तो नहीं बरसाएंगे। इसलिए संभल हिंसा के आरोपी नंबर 1 और संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की पुरानी फाइलें भी खुलने लगी हैं। इसी साल 24 मई को संभल में 32 साल के डॉक्टर गौरव की बाइक को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी थी। जिस स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी उस पर सांसद लिखा हुआ था। इस हादसे में डॉक्टर गौरव की मौत हो गई। हादसे में मारे गए डॉक्टर के पिता का आरोप है कि हादसे के वक्त संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान खुद स्कॉर्पियो चला रहे थे। पीड़ित परिवार ने इस मामले की दोबारा जांच और सपा सांसद बर्क के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिवार का आरोप है कि मामले की सही से जांच नहीं की गई और सपा सांसद को बचाने की कोशिश हुई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर संभल के एसपी को भी सुनिए, फिर बताता हूं कि अपने सांसद पर हो रहे एक्शन पर समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। वादी के हिसाब से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे संभल के माननीय जियाउर रहमान बर्क और उनकी बहन का होना बताया जा रहा है, और जिसमें वादी ने बताया है कि जियाउर रहमान स्वयं इस गाड़ी को चला रहे थे। लेकिन इन सभी तथ्यों की जांच है, वो एडिशनल एसपी नॉर्थ साहब जांच करेंगे और उसके बाद में जो भी सही तथ्य हैं उनके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। इस मामले पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, 5 महीने तक सरकार और पुलिस कप्तान सो रहे थे। जब संसद में पुलिस की संभल कार्रवाई के खिलाफ संभल सांसद ने श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आवाज उठाई, तो अब सांसद को फर्जी मामले में फंसाने के लिए यूपी भाजपा, योगी सरकार और योगी की महाभ्रष्ट और अपराधी पुलिस ये कर रही है, जो कि शर्मनाक है। फिलहाल ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की कोटे से 20 मंत्री बनेंगे, शिवसेना शिंदे गुट से 13 मंत्री बनाए जाएंगे और एनसीपी के कोटे से 10 मंत्री बनेंगे। गृह मंत्रालय पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का इशारा आया है। गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहने का संकेत दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। मुझे गृह मंत्रालय चलाने का अनुभव है। देवेंद्र फडणवीस का यह कहना कि मुझे अनुभव है गृह मंत्रालय चलाने का, यह अपने आप में संकेत है कि होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास रहेगी। वो डिप्टी सीएम भी थे, तब भी गृह मंत्री थे, तो संभव है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए कानून व्यवस्था का जिम्मा अपने पास रखें। 20 मंत्री जो है वो बीजेपी के कोटे से बनेंगे और 13 शिंदे गुट से, 10 अजीत पवार के गुट से।